m की पावर हो गया b, एल ए यहां से है, -3b यहां से और c यहां से, समझ गए? तो a -3b प्लस c, और इधर आ जाएगा t। t की पावर क्या आएगी बताओ आप लोग, कितना आएगा? -2c। डिब्बा बंद कर दो। और यहां पे देखो m है तो इधर भी m लगा दो, कोई बुरा नहीं मानेगा। तो m0 L1 t -1 ये है। अभी कंपेयर करोगे ना तो देखो सबसे पहला कंपैरिजन तो b के लिए ही हो जाता है। b कितना हो जाएगा? b इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारा आ गया a -3b प्लस सी, a -3b प्लस सी इक्वल टू 1 है ना, a -3b प्लस सी इक्वल टू 1। अब यहां से ध्यान दो, -2c इक्वल टू -1 आ रहा, दिख रहा है t वाली डायमेंशन। -2c इज इक्वल टू -1, तो -2c इज इक्वल टू, माइनस से माइनस काट दिया आपने, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। b आ गया, c आ गया। अभी इसमें रख सकते हो कि नहीं? इसमें रख सकते हो ना? b तो है 0 और c कितना है? 1/2, तो हो जाएगा a -3 इंटू 0 3b प्लस c यानी 1/2, तो प्लस 1/2 इक्वल टू 1। बताओ a की वैल्यू क्या आ रही? a कितना आएगा? देखो ये तो 0 हो गया, और 1 -1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। ये आ गया यार। अब सारी वैल्यूज ना इधर के वाले एक्सप्रेशन में उठा के रख दीजिए। सारी वैल्यूज के वाले एक्सप्रेशन में रख दोगे ना तो v हो जाएगा k टाइम्स लैम्डा की पावर 1/2, और क्या आया? रो की पावर b, तो रो की पावर 0, और क्या आया? g की पावर c कितना था? 1/2, तो g की पावर 1/2। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, v इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट ऑफ लैम्डा g। कोई आ रहा है आंसर? भाई दोनों में 1/2 आ रहा है कि नहीं? कौन सा सवाल था? 17। बी स्क्वायर में है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। फिर कौन सा मिलना चाहिए? कौन सा मिलेगा? सी पार्ट। बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी इंटू लैम्डा। भाई इसको ऐसे लिख सकते हो ना, के हटा दो तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी इंटू लैम्डा, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी इंटू लैम्डा। ये आ गया आपका आंसर। समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? देखिए जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओगे उतना फायदे में रहोगे, हम बता रहे हैं बार बार आपको। एक टर्म तुमको मैं डिराइव करवाता हूं, उसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैंने कराया क्या अभी? करा दिया है? तब तो बढ़िया है, फिर तो ये सवाल आप लगा सकते हो। एक बार अच्छा आज और बता देता हूं, क्योंकि उसके बाद भी कुछ लोग नए आए जरूर होंगे। इसको नोट कर लीजिए, जिसको लिखना है बेटा लिख लिया क्या? पार्ट 1 किसको नहीं मिला था? मेरे हिसाब से अगर आप खड़े हो जाएंगे तो शायद इनको आसानी होगी। ऐसे हाथ नीचे हो जाएंगे, ये फिर भूल जाएंगे कौन कौन था। कोई ऐसा जो आज पहले दिन आया है? आप हैं? कौन कौन लोग हैं? 1 2 3। ठीक, आ रहा है समझ में? देखिए इसकी बैकअप क्लास मिलेगी, और इसका लेक्चर चैनल में पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में पूरा, अभी दिखा देंगे आपको बाद में। पहली वाली भी दे दो हमको एक, वैसे जरूरत मुझे लगेगी नहीं। दिखाओ 1 मिनट, अभी मैं बता देता हूँ।
रुक जाइए, लेते जाइए। बेटा ये हो गया, समझ आया? जो लोग आज पहली बार आए स्पेशली उनसे पूछ रहा हूं, समझ आ रहा है ये? बोलिए। क्योंकि हम लोग डायमेंशन में 80% काम कर चुके हैं एक्चुअली, तब आए हो यार। फिर से बता दें, ये याद है तुम्हें ये सब, इसके डायमेंशन फॉर्मूले वगैरह? वही मैं कह रहा हूं कि इसका पुराना मेथड तो पढ़ा नहीं है। जैसे जी है, मैं एक चीज समझा देता हूं, जैसे किसी भी टर्म की डायमेंशन अगर हमको नहीं मालूम है, उसकी यूनिट से निकाल सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, बैठ जाओ। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे हमको ये जी दिया है, मान लीजिए ये वाला, ठीक है। अब हमको मालूम नहीं है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है बेटा? तो ध्यान से देखिएगा, जी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मीटर किसको दिखाता है? कौन सी क्वांटिटी को, किस राशि को दिखाता है मीटर? लेंथ, लंबाई दिखाता है ना। और ये सेकंड किसको दिखाता है? टाइम को दिखाता है। तो लंबाई का सिंबल हम लोग लिखते हैं एल डायमेंशन में, और टाइम सेकंड को दिखाते हैं टी से, टाइम से। तो ये आ गया एल अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको आप ऊपर कर लो तो इट इज एल टी माइनस टू। ये आता है डायमेंशनली। डायमेंशन कभी भी लिखते हो तो इस तरह के ब्रैकेट लगा देते हो। तो यूनिट से ही हम क्वांटिटी की चीजों को पकड़ सकते हैं कि क्या डायमेंशनल फॉर्मूले उसके हो सकते हैं, है ना। ऐसे ही एक टर्म बताया था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में क्या? 17 का आंसर पी दिखा रहा है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू लैम्डा इंटू रो। एक काम कर लेते, एक बार क्रॉस चेक कर लेते। ऐसा तो नहीं कहीं कुछ कैलकुलेशन वैल्कुलेशन। देखो लैम्डा की पावर है, रो की पावर बी, जी की पावर सी। एक सेकंड रुकिएगा। बी हो गया तुम्हारा एल टी माइनस वन, लैम्डा हो गया एल, रो हो गया एम एल माइनस थ्री, जी हो गया एल टी माइनस टू। एक एक स्टेप रिवाइज कर देते, हो जाएगा बात। अभी देखो वी एल टी माइनस वन है तो पड़ा हुआ है, यहां कोई दिक्कत नहीं। एल एक साथ करेंगे, एम की पावर कितना आ गया बी, एल की पावर कितना आ गया ए माइनस थ्री बी, और इधर कितना आ गया प्लस सी। ठीक, अभी बचा टाइम, केवल यहां पे है माइनस टू सी। ठीक बात है, किसने बोला था ये बात? हाँ आपने, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कंपेयर करो बेटा, एम की पावर बी और एम की पावर जीरो। बी जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब अब जैसे बी जीरो हुआ तो तुमने बी किसको माना था? तुम्हारे आंसर में होना चाहिए क्या, बताओ मुझे? रो की पावर जीरो होना चाहिए ना फिर तो। और रो की पावर जीरो देखो लिखा है, और किसी की पावर अगर जीरो करोगे तो वो वन हो जाता है। ठीक, फिर तुमने लिखा ए माइनस थ्री बी प्लस सी। ए माइनस थ्री बी प्लस सी किसके बराबर है? कंपेयर करो। यहां एल की पावर ए माइनस थ्री बी प्लस सी है, यहां एल की पावर क्या है? वन। तो ये पूरा वन के बराबर होगा, तो ये वन के बराबर करा। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने कहा लास्ट वाला भी देख लो। टी कितना है? माइनस टू सी। यहां कितना है? तो माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस मैंने काट दिया था, तो सी इज इक्वल टू वन बाय टू आ गया। अब सी भी पता है मुझे वन बाय टू, और बी भी पता है मुझे जीरो। पी की वैल्यू यहां रखी बेटा, सी की वैल्यू यहां रखी, तो ये आ गया वन माइनस वन बाय टू, यानी कि वन बाय टू। तो अब ए कितना था? वन बाय टू। तो लैम्डा की पावर देखो इधर पड़ा हुआ है वन बाय टू, बी निकला था जीरो, तो रो की पावर जीरो, जी निकला था सी, इधर आ गया वन बाय टू। तो अभी पावर वन बाय टू का मतलब क्या होता है? अंडर रूट, सीधी सी बात है ना। तो ये अंडर रूट ऑफ लैम्डा इंटू जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, खोल दिया। इससे क्या समझ में आया? मेथड सही है, आंसर गलत है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हिंदी में इसको कहते हैं श्यानता गुणांक। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है
F इज इक्वल टू ईटा टाइम्स A डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y लिख लो या R लिख लो, चलो कोई नहीं, ठीक। दिस ईटा इज कॉल्ड श्यानता गुणांक, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमें इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है कि डायमेंशनली क्या आएगा ये। तो ईटा को अलग कर लीजिए, तो इट इज F डेल्टा R डिवाइड बाय A डेल्टा V। ध्यान से समझिएगा, जो फोर्स होता है, अब जैसे जो आज नए हैं पहली बार है, ध्यान से देखना, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभी समझना, द्रव्यमान यानी मास किस में दिखाते हो? किलोग्राम। त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम का सिंबल कैपिटल M बोलते हैं डायमेंशंस में। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थोड़ी देर पहले देखा था, LT-2 के नाम से दिखाया था, दिखाऊं आपको? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर LT-2, याद आया? इसको एक साइड कर लीजिएगा, पूरा एक साथ कर लो, तो इट इज MLT-2। क्या मेरी बात आई समझ में? तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट रखूंगा, MLT-2। अभी ये लेंथ है ना, डेल्टा आर क्या होता है? चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ भी लेंथ की यूनिट लेगी, और कुछ तो नहीं लेगी। तो यहां भी क्या आ जाएगा? L डिवाइड बाय एरिया, मीटर स्क्वायर होता है, याद है? अरे याद है कि नहीं? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? L2। जैसे V मीटर पर सेकंड, जैसे V मीटर पर सेकंड, वैसे ही डेल्टा V मीटर पर सेकंड, तो LT-। अभी जरा एक काम करो, अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अरेंज करके बताओ क्या आ रहा है। कर लीजिए, अरेंज करिए इसको। देखो M तो इकलौता है ना? M इकलौता है, M अकेला। अभी ध्यान दो, L L गया, बल्कि मजा नहीं आया, अब आएगा। L L है और L स्क्वायर, अभी ठीक है ना? एक M लिख दिया, अब एक ही L तो बचा नीचे, तो ML-1। अभी देखो T में कितनी पावर है? -2। ये ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, -2 + 1 कितना हुआ? -1। तो ML-1 T-1। बोलो कोई दिक्कत? ये आ गया, ठीक है ना? अब ये क्यों बताया दोबारा? ये भी तो बात है ना कि दोबारा क्यों बताया? क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन है जो आप ही को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 22। A small steel ball of radius r is allowed to fall under gravity through a column of viscous liquid of coefficient of viscosity eta. After some time, the velocity of ball attains a constant value known as terminal velocity Vt. The terminal velocity depends on पहला mass of the ball, दूसरा eta, तीसरा r, चौथा acceleration due to gravity. Which of the following relations is dimensionally correct? निपटा दो। पहला स्टेप क्या लगाओगे? पहला स्टेप क्या लगाओगे? आपको किसकी जानकारी निकालनी है?
आपको किसकी जानकारी निकालनी? टर्मिनल वेलोसिटी वीटी के बारे में। तो वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जिस पे वो डिपेंड कर रही सबके पावर एबीसीडी लगा दो। क्या मेरी बात आई समझ में? वीटी जिस पे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबकी पावर एबीसीडी लगा दो। लिखो पहले, खुद से करोगे ना आइडिया भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा कि हमसे हुआ सवाल। बाईसवां, देखिए वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला क्या लिखा है? मास ऑफ द बॉल m की पावर a, दूसरा लिखा है ईटा तो ईटा की पावर b, तीसरा रेडियस r की पावर c, चौथा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी पावर d। बोलो बात आई समझ में? अच्छा अब सुनो, तो vt इज इक्वल टू k टाइम्स m की पावर a, ईटा की पावर b, r की पावर c, g की पावर d। ठीक है ना? यहां तक क्या आपने किया? बोलिए, किया? यहां तक कर लिया तो इसके आगे भी कर लो। आप कहोगे कैसे? वीटी टर्मिनल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? फंसे हो ना यार, है तो वेलोसिटी। सही बात है, मीटर पर सेकंड के अलावा यूनिट थोड़ी ना हो सकती उसकी, तो ये LT-1 है। लेकिन एक काम करिएगा, यहां m0 जरूर रखना। क्यों पता है? क्योंकि यहां पे m है। आप समझ गए? समझ गए कि नहीं? इसलिए ऐसा बोला। LT-1, m0 LT-1, इधर m की पावर a, ध्यान देना भाई, m की पावर a। ईटा अभी अभी बताया था, क्या बताया था? ml-1 t-1, तो ml-1 आंसर निकाल दिया क्या? बहुत बढ़िया। r यानी रेडियस यानी दूरी यानी c यानी l की पावर c, LT-2 की पावर d आ रहा है। अभी पहले तुम यहां पे देखो, m0 l1 t-1, इधर आ जाओ, ma+b, ठीक। अब बचा l, ध्यान दो, -b + c + d, -b + c + d, ये समझ आया? m दो जगह है ना, m की पावर a m की पावर b, तो a + b हो गया इधर m में, और l में क्या आ गया? -b, इधर कितना है? +c, इधर कितना है? +d, और इधर आ जाओ, t की पावर देखो फिर से आया, -b, और इधर कितना है? -2d, राइट। कंपेयर करिए, पहला रिलेशन क्या मिलेगा? a + b = 0, यानी a = ये रिलेशनशिप आई आपकी। दूसरा ध्यान दो, -b + c + d = 1, -b + c + d = 1, और उधर से आया -b - 2d, -b - 2d = -1। अब सोचिए क्या होगा? सोचिए क्या होगा, जल्दी सोचो। सॉल्व ही करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं है। सॉल्व ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कौन सा आंसर बता रहे हैं? सेकंड वाला? ठीक है, अभी पता चल जाएगा। तीसरी चौथी कहाँ है? तीन ही तो, दो है, दो के बाद चार आ गया, इसके बाद तीन आएगा।
इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, ये करके देखो कुछ आता है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो ये आया माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, और इधर आएगा तुम्हारा माइनस बी माइनस 2d इक्वल टू -1, माइनस करोगे यहां ये कट गया, ये कितना आया c प्लस 3d, ये प्लस हो गया ना, और एक d ये भी है, तो d और 2d कितना हो गया 3d, और एक c ये है, और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इट इज 2, c प्लस 3d इक्वल टू 2। इससे कोई आइडिया लगा? a इक्वल टू माइनस बी, दिक्कत क्या है ना, इधर वेरिएबल हो गए 4 और इधर है 3, इसलिए थोड़ा सा है, लेकिन देखना तो पड़ेगा ही। सबके डायमेंशन भी सही है, ml -1 t -1, इसका आ जाएगा l, रेडियस इधर आ जाएगा lt -2, a प्लस बी, हैंडल करो एक क्वेश्चन, देखो आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आनी चाहिए। फिर ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस बी प्लस सी प्लस डी, और इधर आ जाएगा माइनस बी -2d। ठीक, पहले रिलेशन को हमने बैलेंस किया तो a प्लस बी इक्वल टू 0, ये पहला बन गया। दूसरा बना b प्लस सी प्लस डी, b प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, ठीक है, माइनस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1, ये भी आ गया। फिर आ गया माइनस बी -2d, माइनस बी -2d इक्वल टू -1। b की जगह अगर हम लोग नहीं a रख दो तो उससे कोई मतलब थोड़ी ना निकलेगा, उससे मतलब नहीं निकलेगा, ये तो अपने आप में खत्म हो गई देखा जाए तो इक्वेशन। a इक्वल टू माइनस बी इसने दे दिया। एक काम करके देखता हूं मैं, नहीं फिर दूसरा रास्ता ये कि ऑप्शन से ही चेक करेंगे फिर, क्योंकि इसमें वेरिएबल ज्यादा है, ए बी सी डी इधर 4 है, उधर नंबर है 3। समस्या मुझे दिखाई दे रही है, मैथमेटिकल समस्या है। बी की वैल्यू अगर हम 1 -2d यहां से लगाए, देखो b, एक काम करो, जैसे b उधर ले गए तो ये बन गया b, और 1 इधर बुला लो तो इट इज 1 -2d, ये लिख सकते हो ना। और यहां अगर हम लोग 1 -2d रख दें, यानी कि बाय इक्वेशन 2 एंड 3 वाला यूज कर लिया, तो बाय इक्वेशन 2 p की वैल्यू रख रहा हूं 1 -2d, तो c और d में आएगी एक इक्वेशन, देखते हैं क्या आती है। लेकिन यही वाली बन जाएगी, हमको ऐसा लग रहा है यही वाली आ रही ना, उससे भी कुछ नहीं कर सकते, वही तो बता रहे, इसमें वेरिएबल ज्यादा है इधर। किसी ने आंसर निकाला था, क्या वो कह रहे थे? नहीं, इसमें वेरिएबल ज्यादा है ना, आप ध्यान दो। एक काम करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा समय मत वेस्ट करो, हम इसको ऑप्शन से क्रॉस चेक भी तो कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में 4 ऑप्शन है, बात को ध्यान से समझो, हो सकता है इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना हो। हमारे पास में 4 ऑप्शन इसके हैं, एक है mg अपॉन ईटा इंटू आर, पहला वाला। दूसरा है ईटा आर डिवाइड बाय mg, तीसरा है ईटा आर mg, चौथा है mg r अपॉन ईटा।
इसमें से काट पीट के, बेटा तार छोड़ दो, तार 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 आ रहा आपके पास। इसमें से काट पीट के ये देख लो कि किसमें LT-1 डायमेंशन आता है। जिसमें आ गया वो आंसर सही है। अब मेरी बात समझ गए? क्योंकि यहां से मुझे लग नहीं रहा कि आएगा, और यहां खड़ो के इतनी देर सोचना बेकार है। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या दिख रही है आपको, ध्यान दीजिए। यहां पे ABCD 4 वेरिएबल हैं और इधर हमारे पास टोटल नंबर है 3। समझो भाई, A प्लस बी इसमें आ रहा है, BCD इसमें आ रहा है, BD इसमें आ रहा है। टोटल कितने वेरिएबल हो गए? ABCD चारों वेरिएबल यूज हो गए कि नहीं हो गए? और यहां नंबर कितने हमारे पास में? 3 ही तो है। तो बेहतर है कि इसकी मैथ सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इक्वेशन है 4, मतलब अननोन है 4, इक्वेशन है 3। आप समझ गए ना? दिक्कत वही है। अब एक इक्वेशन कम पड़ रही है, उसको बनाने का रास्ता भी कहीं से निकल नहीं रहा। तो सबसे बेहतरीन जो तरीका हुआ, सबसे जो बेस्ट मेथड हुआ, वो क्या हुआ? आप सीधे हिट एंड ट्रायल करिए। हिट एंड ट्रायल का मतलब सीधे सीधे ऑप्शन में चले जाओ, और जिसमें भी कट पिट के यूनिट आ रही होगी LT-1, वही तुम्हारा आंसर है। राइट? कौन सा आ रहा है? पहला आ गया। और हो सकता है इसीलिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट भी है, क्योंकि जब आप ऑप्शन करेक्शन लगाते हो तब आप सीधे सीधे देखो, यहां पे है क्वेश्चन आसान, बस अननोन वाली दिक्कत थी। जैसे देखो, पहला ऑप्शन जो लिखा है तुम्हारे पास में, वो लिखा है mg/ईटार। ध्यान दीजिएगा, mg/ईटार। इसको जरा चेक करो। m हो गया तुम्हारा मास, g हो गया तुम्हारा LT-2। ध्यान दीजिएगा, ईटा ml-1, T-1, r क्या हो गया? l। तो m से m देखो कट गया, अपने आप कटा। और l से l, एक l अब ऊपर आएगा तो l इधर बचा। और यहां पे ध्यान दो, T-2 है, T-1 है, तो कितना आ जाएगा? LT-1 डायरेक्ट आ गया। मतलब यहां से सेकंडों में हो रहा है सवाल, आप देख रहे हो। और क्या कह रहे हैं? ऑप्शन बी आ रहा है। अच्छा, दूसरे वाले को भी जरा क्रॉस चेक करो, देखें इसमें आंसर क्यों ऐसे हो रहे हैं। ईटा, और वैसे आएगा नहीं, मैं तुमको फैक्ट बता रहा हूं, आएगा नहीं। वो मिसप्रिंट है, जिन्होंने आंसर बनाए हैं गड़बड़ कर दी है उन्होंने। देख देख सकते हो आप, देख लो। मतलब मैं तो इसीलिए वेरीफाई कर देता हूं यार। ml-1, T-1 मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। देखो, ईटा इंटू आर, ये हो गया। ये क्या था? ईटा। ये क्या था? आर। और नीचे क्या लिखा है? mg। m यानी हो गया ये, और g यानी LT-2। देखो, m से m तो कटा, ठीक है, l से l कटा। अभी तुमको एक चीज दिखाई दी? हाँ, वही मैं दिखा रहा हूं, ये ध्यान दो। L-1 आ रहा है, जबकि तुमको L कितना चाहिए ऊपर? 1 चाहिए। बस यही से समझ जाओ गलत है। ठीक है। 23। सुनो, 22 में एक रिमार्क डाल लो यहीं पे, बुकलेट पे ही एक रिमार्क इतना खाली लिख लो, हिट एंड ट्रायल मेथड। तुम्हें आइडिया रहेगा इस तरह के सवालों में जब वेरिएबल ज्यादा हो तो क्या करना है। 22 में एक रिमार्क डाल दो, हिट एंड ट्रायल, समझते हैं ना? अपनी भाषा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑप्शन चेक, ऑप्शन चेक मेथड। चाहे तो ये लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। समझ गए बात? 22 में लिख लीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड, या हिट एंड ट्रायल नहीं समझ में आता है, दिक्कत होती है, तो आप ऑप्शन चेकिंग लिख लीजिए, या ऑप्शन चेक, जो भी लिखना चाहो। बस ये याद रखना कि इस तरह के सवाल को हम लोगों ने ऑप्शन को ही चेक करके किया था। 23 करो। अच्छा, एक सवाल ये लगा के दिखाओ, ये होना चाहिए, इसमें 3 ही है। द पीरियड ऑफ अ बॉडी अंडर SHM presented by P की पावर A, D की पावर D, S की पावर C, where P is pressure, D is density, S is surface tension। सरफेस टेंशन की मैंने दी थी आपको डायमेंशंस, याद है? हाँ, सरफेस टेंशन में यहां बताता हूं, जो लोग नए हैं,
सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन लेंथ, ये याद रखना। फोर्स होता है आपका mlt -2, लेंथ होता है l, राइट? तो l से l कटेगा तो इट इज mt -2, और अगर कायदे से लिखना है तो ml0 t -2 लिख सकते हो। बाकी क्या है? बाकी प्रेशर है, प्रेशर भी निकाल के दें। फोर्स अपॉन एरिया, बट मैं चाहता हूं कि आप सब लोग करें ये सवाल। ये देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है mlt -2 एरिया l2, तो इट इज ml -1 t -2, ये आ गया आपका प्रेशर। अब कर दो। और कोई तो ऐसा टर्म बचा नहीं। डेंसिटी अभी अभी आपने देखा था ml -3 होता है। काम करिए, पेन चलाइए, आंसर आएगा। और इसमें तो पूरा फॉर्मूला भी तुम्हें लिखना नहीं है, ABCD बताना है बस खाली। हाँ भाई, आंसर आया। इतनी देर में अगर नहीं आया तो इसका मतलब हम ही को करना है। हम लोग आ गए 23 पर। पीरियड ऑफ बॉडी अंडर एसएचएम, पीरियड ऑफ बॉडी का मतलब टाइम पीरियड। तो कह रहा है टाइम पीरियड इज इक्वल टू P की पावर A, डेंसिटी की पावर B, सरफेस टेंशन की पावर C है। ABC की वैल्यू निकालनी है ना, चलो देखते हैं क्या होता है। सबकी डायमेंशन रख दो। टाइम में क्या लिखोगे? m0 l0 t1। प्रेशर थोड़ी देर पहले निकाला था, ml -1 t -2, तो प्रेशर हो गया ml -1 t -2 की पावर A, डेंसिटी ml -3 की पावर B, और सरफेस टेंशन कितना था? mt -2 की पावर। क्या ये किया था आप लोगों ने? ये स्टेप लगाया था? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। m की पावर A, m की पावर B, तो A प्लस B, और उधर C, तो A प्लस B प्लस C। L की पावर -A इधर से, L की पावर -3B उधर नहीं है, T की पावर -2A, और इधर आ जाएगा -2C। बस m0 l0 t1, समझ गए? अब देखो भाई, इसका निपटारा करते हैं अच्छे से अपन लोग। पहली क्वेश्चन क्या बनेगी बता?
पहली इक्वेशन आपने बनाई a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी क्या बनेगी? -a-3b इक्वल टू, तो क्या a इक्वल टू -3b लिखा जा सकता है? बोलिए। अरे यार, एक उधर पहुंचा दिया तो a इक्वल टू -3b हो गया ना। तीसरा -2a -2c, देखो माइनस हटा भी सकते हो, एक काम करो, या तो इसको लिख लो, ध्यान से सुनो, -a-3b है, -a-3b इक्वल टू 0 है, ये किया था। इससे दो बातें निकाल सकते हो, या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस 3b इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक, या फिर से देखो, a को उधर पहुंचा दो तो a प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस में आया, अब ये -3b वैसे ही तो है। अब बताओ दीदी, अब सही है? अभी कोई दिक्कत नहीं? चलिए, ये हो गई दूसरी। तीसरी इक्वेशन -2a -2c इक्वल टू कितना? 1। अभी दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। देखिए, a इक्वल टू कितना है? 3b, और a और c यहां से भी निकल आएगा, समझते जाना। a इक्वल टू 3b को ऐसे ही, -3b को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक। अब जरा इधर आओ, पहली बात बताओ, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, ले लें, -2 अगर कॉमन लेता हूं तो a प्लस सी इक्वल टू 1 होगा। a प्लस सी को क्या -1/2 लिखा जा सकता है? क्या कहते हो? क्या ये समझ आया? a प्लस सी को -1/2, ये -2 1 के नीचे इधर भेज सकते हो ना क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो a प्लस सी को -1/2 लिख सकते हो। क्या a प्लस सी यहां पे नजर आ रहा है आपको? तो मैं लिखूंगा बाई क्वेश्चन 1, सीधे वैल्यू रख रहा हूं, या पहले ऐसे दिखाता हूं तुमको, a प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 0, यही है ना 1 इक्वेशन। a और c को एक साथ कर दिया है, और अब a प्लस सी की वैल्यू क्या डालूंगा? -1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 1/, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलिए। ये क्लियर हो गया? अभी सुनना बात को, b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 1/2। अगर b 1/2 है तो a आ जाएगा इस वाली इक्वेशन से, तो यहां लिखूंगा मैं बाय 2। a इज इक्वल टू -3, और b की वैल्यू डाली, ध्यान दो, a इक्वल टू -3b है, तो a इक्वल टू -3 और b की वैल्यू डाली 1/2, तो बताओ a कितना आया? a आ गया -3/, a की वैल्यू आ गई। अब तुमको मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना? तुमको मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू
0 है, ध्यान दीजिएगा। ए कितना आ गया? -3/2, ठीक है। ए आ गया आपका -3/2। बी आपका कितना है? बी कितना है? 1/2। सी निकालना है। सी बता दो इसी बात पे, बोलो भाई। सी की वैल्यू पक्का 1 आ रही। अब आंसर बता दो। अरे आंसर तो ऐसे ही आ गया फिर तो। हाँ, ए बी सी ही तो पूछा है शायद ऑप्शन में, पूरा तो तुमको रिलेशन भी नहीं निकलवाया ना। नोट कर लो। -3/2 इज ए, सही है। बी की वैल्यू है 1/2, सी की वैल्यू है 1, बिल्कुल ठीक, करेक्ट है। बालक आप खड़े होइए पीछे। क्या समझा इस सवाल में? ना ना, तुमसे नहीं बात कर, तुम बैठो पीछे अपने। इस सवाल में मैंने क्या समझाया था? बाकी लोग लिखिए, बाकी लोग से मतलब नहीं है। हैं? देखो, जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम पेन का ढक्कन लेके जाने क्या कर रहे थे? हैं? शायद उससे अपने नाखून साफ कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे तुम पेन का ढक्कन और उंगलियों के साथ। शरीर से यहां थे, आत्मा जाने कहां भटक रही थी। हैं? ये हाथों की उसको क्या कहते हैं? मैनीक्योर, पेडिक्योर क्या कहते हैं? कुछ तो कहते हैं, क्या कहते हैं? मैनीक्योर। तुम उंगलियों का मैनीक्योर कर रहे थे भाई? नहीं कर रहे थे, फिर क्या कर रहे थे? ढक्कन उंगली, जाने कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहे थे तुम, क्यों? हैं? कागज था, चलो ये अच्छी बात है, कागज था। तू कर क्यों रहे थे ये बताओ? यहां यही करने के लिए आए थे क्या? हाँ। 40-50 हजार तो फीस जमा ही करी होगी, कुछ तो इतनी तो करी होगी तुमने कम से कम। यही कागज से खेलने के लिए जमा करी थी। पता है, सवेरे से रात तक छोड़ देंगे, 40 हजार छोड़िए, 400 रुपए नहीं कमा पाएंगे आप, अगर चोरी और ये ना करें तो। चोरी भी हर एक के बस की बात नहीं होती, उसके लिए भी काफी कलाकारी चाहिए होती, पता है आपको। फिर आप ये सोचिए कि कितनी मेहनत से आपके पेरेंट्स ने यहाँ पैसे जमा किए होंगे। हाँ, या तो 2 नंबर का आ रहा हो, इफरात भरा हो घर में, बोरों में पैसा रखा जाता हो आपके यहाँ, तो बात अलग है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, वो आपका टैलेंट नहीं है। आपके मतलब गार्जियन इस काबिल बने कि भाई लोग घर जाके दे रहे हैं उनको, वो उनका टैलेंट है, उसमें भी आपका कोई रोल नहीं है। अधिकार तो फिर भी आपको नहीं बर्बाद करने का। तो प्यार मोहब्बत से समझा रहा हूं, पढ़ लो, ठीक है? बैठ जाओ, आराम से बैठो, ठंडी हवा खाओ, लेकिन पढ़ाई करो। क्या नाम है तुम्हारा? फारूक? मारूफ? चलिए बैठिए, अब पढ़ लेना, ठीक है? कहां से आया मतलब? A+C कहां लिखा है? ये बाजू वाला, ये वाला? कुछ नहीं किया, ये था। इसमें ए और सी को एक साथ कर दिया बस, और बी को अलग कर दिया। आप समझ में आया? अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक। चलिए एक काम करते हैं, डायमेंशंस में हम लोगों ने क्या क्या यूज करे थे, याद करो। पहला एक क्वेश्चन की करेक्टनेस चेक करी थी, जिसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही थी। दूसरा, रिलेशनशिप डेवलप करे थे, आपके सामने चल रहा है केस पूरा। अच्छा, इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, के के बारे में कोई सूचना नहीं है क्या? नहीं। तीसरा एक और बताता हूं, जो लास्ट यूज होता है डायमेंशन का, और जो सबसे बढ़िया यूज होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कन्वर्जन यूनिट्स का कैसे होता है। जैसे किसी ने हमसे कहा कि 7.5 जूल की एनर्जी है, इसको अर्ग में बदल दो, या 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसको डाइन में निकाल दो, है ना? ये इस तरह के कन्वर्जन कैसे लगते हैं, आइए कुछ दिखाता हूं।
तो तीसरा यूज लिखिएगा, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू ऑफ यूनिट्स टू अनदर। वन सिस्टम of units into another। ये रहा। इसके लिए ना तुमको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर का मतलब मात्रकों के एक निकाय से मात्रकों के दूसरे निकाय में कैसे हम ट्रांसफर करते हैं, समझ गए? एक छोटी सी चीज आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक 100 सेंटीमीटर का स्केल है, या चलिए 1 मीटर का एक स्केल है जिससे कपड़ा अपना नापा जाता है ना, स्टील का होता है, आपने देखा होगा। तो 1 मीटर का स्केल है, उसको अगर हम मीटर एमकेएस में बोलते हैं तो 1 मीटर बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर हम उसको सीजीएस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 100 सेंटीमीटर, यही तो कहोगे। ठीक, तुम लोग ना उससे दुश्मनी मत करो। एक काम करते हैं, हम इसको आगे रख देते हैं, ठीक है? अभी सही है, अभी ठीक है ना? हाँ, आप सुनो, ये आपको पता है इसमें कितना वोल्टेज डेवलप होता है, मालूम है आपको? माइक हटा के बता। समझ गए? अब देखना अगली क्लास में यहां बैठेंगे ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है, 220 वॉट जैसे ही होता वैसे ही होता, टेंशन ना लो। बस डरा रहा था खाली तुमको। हाँ भाई, मैं कुछ एक बात कह रहा था। मैं कह रहा था अगर हम 1 मीटर की रॉड को एमकेएस में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? 1 मीटर। सीजीएस में बोलेंगे तो 100 सेंटीमीटर। दोनों में कॉमन क्या है? रॉड। उसी रॉड की तो बात कर रहे हो। तो दोनों में कॉमन है वो क्वांटिटी जिसका आप जिक्र करो। सही बोला कि नहीं पीछे? है कि नहीं? तो कहने का सेंस ये है कि कभी भी, चलो पहले पूरी बातें कर लेते हैं। कभी भी जब हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट पर कन्वर्जन करते हैं तो जो मेन फिजिकल क्वांटिटी होती है वो चेंज नहीं होती, वो वैसी ही रहती है। केवल क्या चेंज होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और क्या चेंज होता है? यूनिट्स। जैसे 1 मीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1। यूनिट्स क्या है? मीटर। इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 100। यूनिट क्या है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदली, यूनिट भी बदली, लेकिन बेसिक क्वांटिटी जो थी, लेंथ, वो नहीं बदली। अब जब बेसिक क्वांटिटी नहीं बदली तो एक बात और याद रखनी है तुमको। जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसी भी क्वांटिटी का सिस्टम 1 में, वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सिस्टम 2 में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि क्वांटिटी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। किस में हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई और यूनिट्स चेंज हुई, बस। फिजिकल क्वांटिटी जो थी वो वही रहेगी। अब मेरी बात समझ गए ना? देखिए यहां पे हम लोग एक बात बोलते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी भौतिक राशि होती है, वो हमेशा दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एन और यू। एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या होता है? नंबर होता है। और ये क्या दिखाता है? यूनिट्स। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी भौतिक राशि हमेशा दो चीजों का कॉम्बिनेशन हुई, एक हुई नंबर ये, और दूसरा उसकी यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, तो जब आप किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जाते हो तो हम यहां पे लिखेंगे, जैसे सिस्टम 1 है, या पहले ये भी लिख दे रहा हूं, आफ्टर कन्वर्जन। आफ्टर कन्वर्जन का मतलब एक क्वांटिटी से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाने के बाद।
देयर इज नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद भौतिक राशि में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसको कम शब्दों में ऐसे लिख सकते हो कि जो आपकी भौतिक राशि होती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती। फिक्स्ड रहने का मतलब समझ गए? वो कभी भी चेंज नहीं होगी, राइट? तो इसका मतलब अगर हम ऐसा कुछ बोलें कि हमारे पास दो सिस्टम है, तो मैंने जैसे यहां बोला सिस्टम 1 और यहां पे बोला सिस्टम 2। सिस्टम 1 में अगर हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं लिखूंगा N1 U1। N1 हो गया उसका नंबर, U1 हो गया उसकी यूनिट्स। तो ये हमेशा इस N2 U2 के बराबर होगी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, क्या दिया? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बात खत्म हो गई। या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो किलोमीटर अगर बोल लो 1 किलोमीटर, तो जो लंबाई है वो तो वही रहेगी, चाहे आप 1 किलोमीटर बोलो चाहे आप 1000 मीटर बोलो, बात तो एक ही है। और दोनों में ही आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा कर रहे हो? लेंथ की। ये भी लेंथ है वो भी लेंथ है। तो जो बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला है वो दोनों में सेम रहेगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? इतना पहले नोट कर लो भाई, उसके बाद बताता हूं इसका मैथमेटिकल अप्रोच। हो गया इतना? अब आइए इसकी जरा मैथमेटिक्स की तरफ। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो सिस्टम है, ये है सिस्टम 1 और यहां लिख रहा हूं सिस्टम 2। ध्यान दीजिएगा, एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है N1, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। सिस्टम 1 होने की वजह से यहां सब में मैंने 1 लगा दिया। पहले तो ये समझने में तकलीफ हुई
ये एक्चुअली लिखा है N1U1, बस मैंने N1 को N1 लिखा और U1 को डायमेंशन के फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से ये बराबर होगा N2U2 के, तो U2 में बताओ अच्छा क्या लिखेंगे। देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि डायमेंशंस में चेंज नहीं आएगा, तो जैसे यहां मास की डायमेंशन क्या है A, लेंथ की डायमेंशन क्या है B, टाइम की डायमेंशन C, तो यहां भी मास की डायमेंशन A, लेंथ की डायमेंशन B, टाइम की डायमेंशन C, तो यहां 2 2 2 लगा देना। क्यों लगाया समझ गए, सिस्टम 2 है। अब सुनना, N2 तुमको मान लीजिए पूछा है, N1 दिया है, तो अभी समझते जाना, मास को मास के साथ अटैच करो तो M1 अपॉन M2 की पावर A, इसी तरह L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ये है तुम्हारा काम करने के लिए मेन फॉर्मूला। इतना और कर लो क्योंकि अब इसी के बेस पे सारे सवाल होने वाले हैं तुम्हारे। गलत मत लिखिएगा, देख के लिखना सही है भाई। बाबूजी समझ आ रहा है, पक्का लिख रहे हो, हैं लिखने जा रहे हो, कहीं जाओ नहीं, यहीं बैठ के लिखो भाई। देखो गुरु एक बात तुमको बता रहा हूं, ना पढ़ने के लिए 50 तरह के बहाने निकल सकते हैं, और पढ़ाई करने के लिए सिर्फ एक ही वजह काफी है। वो वजह आप खुद से सोचोगे ना, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। लिख गया, कोई दिक्कत। अब आइए इसके पीछे काम क्या है वो करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, कन्वर्ट 50 न्यूटन इनटू डाइन, 50 न्यूटन इनटू डाइन। डाइन है, डायन नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। DYNE होता है डाइन। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 50 न्यूटन का एक फोर्स है, उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तरीका देखो बिल्कुल यही लगाऊंगा, ठीक है। आइए दिखाता हूं। तो यहां मैंने लिखा सिस्टम 1, और यहां लिखूंगा सिस्टम 2, और फिलहाल इस बार तुमको सिस्टम के नाम पता है, फिर भी मैं लिखता हूं तुम्हारे लिए MKS, और यहां क्या है CGS। अभी ध्यान देना, MKS में कितना है, 50 न्यूटन है ना। क्या लिखा देखो, 50 न्यूटन का मतलब N1U1, बोलो क्या कहते हो, 50 न्यूटन का मतलब N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N2 में आ गया तुम्हारा क्वेश्चन मार्क, यही तो पूछा है, और U2 का मतलब हो गया DYNE डाइन, ठीक है। यह है सवाल, ध्यान दिए रहना। 50 तो किनारे हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। न्यूटन यानी फोर्स यानी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा MLT माइनस, लेकिन सिस्टम 1 है तो 1 1 1 जरूर लगाओ, अभी लगाया था ना। ये N2 पूछा है तो इसको N2 ही रहने दो,
इधर MLT -2 ही रहेगा, लेकिन 2 2 2 ये लगा दो। समझ गए कि नहीं? क्लियर है भाई? MLT -2 और क्या क्या लगा दिया? 2 2 2। ये बताओ, अच्छा बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे इधर वाले स्टेप से एकदम मैच कर गया यहां से? अब क्या करोगे, देखो N2 को सेपरेट करना है और 2 वाले जितने वो सब 1 वाले के नीचे भेज दिए थे, बस वही काम करने जा रहा हूं। देखिए N2 सेपरेट कर रहा हूं, तो हो जाएगा 50 M1 अपॉन M2 इसकी पावर 1, L1 अपॉन L2 इसकी पावर 1, T1 अपॉन T2 की पावर -2। ठीक, यहां तक पहले भी किया था, यहां तक आ भी गए। अब यहां से हमारा काम शुरू होता है। अभी ध्यान देना, 1 वाला कौन सा सिस्टम था? MKS। MKS में मास की बेस वैल्यू क्या होती है? 1 किलोग्राम। बेस वैल्यू का मतलब उससे नीचे पॉसिबल नहीं है, तो किलोग्राम में 1 किलोग्राम के नीचे नहीं संभव है, क्योंकि 0 1 2 3 4 आधा नहीं माना जाता। तो मास की बेस वैल्यू उसमें कितनी आ गई? केजी वाले में 1 किलोग्राम, और नीचे वाले में क्या आ जाएगी फिर? ना 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 ना, सीधे लिखो पहले 1 ग्राम। ठीक है ना? ये CGS है ना, तो CGS में क्या होगी? 1 ग्राम। MKS में क्या होगी? 1 किलोग्राम। इसी तरह MKS में लेंथ के लिए लिखोगे 1 मीटर और डिवाइड बाय 1। अभी समझ में आ गया? और ये जो तुम्हारा टाइम है, ये दोनों में 1 सेकेंड और इधर भी 1 सेकेंड। फिर से देखना, बहुत आसान होता है। 1 किलोग्राम और 1 ग्राम, तो ऊपर क्या 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकते हो, डिवाइड बाय 1 ग्राम। बोलो क्या कहते हो? 1 किलो को कन्वर्ट किया। फिर इधर आ जाओ, 1 मीटर है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, और ये तो कट के कितना हो जाएगा? ये तो 1 ही हो गया, तो 1 की पावर -2 ना भी लिखो यार तब भी चलेगा, इसको हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सेकंड तो कट गया ना, कितना हो गया? अभी ध्यान से समझो, ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा। तुम अगर ध्यान दो तो N2 आ रहा है 50 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, तो हो जाएगा 10 की पावर 5। यह है तुम्हारा आंसर कि 50 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम। लेकिन यहां कभी कभी ये आंसर नहीं पूछते हैं, कभी कभी क्या पूछते हैं? व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? कन्वर्जन फैक्टर है ये, समझ गए? मेन जो तुमको N1 दिया है, ये N1 है ना, N1 के अलावा जो भी आए बस वही कन्वर्जन फैक्टर है तुम्हारा, राइट? तो ये इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन फैक्टर। परिवर्तन गुणांक हिंदी में कहते हैं इसको, नाम याद रखिएगा, हिंदी में कहते हैं परिवर्तन गुणांक, कन्वर्जन फैक्टर। पहले बताओ ये मेथड आया समझ में? दोबारा बताऊं? दोबारा बता दूं ना? हाँ, देखो हमारे पास सिस्टम 1 में था 50 न्यूटन, सिस्टम 2 में था N2 डाइन, मतलब 50 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना था। मैंने कहा 50 न्यूटन है तो 50 तो इधर लिख दिया, न्यूटन में डायमेंशन डाल दिया MLT -2। सिस्टम 1 था तो 1 1 1 कर दिया। इसी तरह यहां पे आया, N2 तो निकालना ही था, तो N2 को वैसे ही रखा, डाइन को रखा MLT -2 फिर से एक बार, और 2 2 2 क्यों किया? क्योंकि सिस्टम 2 था। इतना समझ गए? N2 रोक लिया, M2 L2 T2 को नीचे भेज दिया 1 के, तो ये आ गया तुम्हारा 50 एज इट इज M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2, पावर वैसे ही है। यहां तक समझ में आ गए सारे स्टेप? बोलिए, यहां तक सारे स्टेप आ गए समझ में? अब मैंने क्या किया, सबकी बेस वैल्यू रखो। जैसे MKS है, मास की बेस वैल्यू क्या है? 1 किलोग्राम, तो मैंने रखा 1 kg।
सीजीएस है, मास की बेस वैल्यू क्या है 1 ग्राम, मैंने रख दिया। एमकेएस है, लेंथ की बेस वैल्यू क्या है 1 मीटर, यहां क्या है 1 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये ऐसे ही कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, तो ग्राम ग्राम काट दिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर 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 कट गए। 10⁻³ इधर बचा, 10⁻² इधर बचा, बचा कि नहीं? तो टोटल कितना होगा 10⁵ तुम्हारा जो आंसर है, तुम्हारा आंसर है 50 इंटू 10⁵, ये आंसर है। लेकिन अगर कभी सवाल में पूछ ले कि व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर, तो n1 के अलावा जो लिख रहा है वही कन्वर्जन फैक्टर है, समझ गया ना? n1 क्या, n1 तो 50 था ना, याद करो। तो कन्वर्जन फैक्टर इस 50 के अलावा जो भी है दैट इज कन्वर्जन फैक्टर, ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा कि सवाल आपको किस तरह से दिया हुआ है। लिख लीजिए। समझ आया? एक देते जरा करके बताइए। आपको याद है कोफिशिएंट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, याद है जी? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताया था? m-1 था, m-1 L3 T-2। इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, पहले तो इसकी एमकेएस वैल्यू पता होनी चाहिए ना आपको, तो मैं दे देता हूं। पहले बताइए क्या ये नोट हो गया बेटा सब लोगों का? ठीक है, अच्छा। 6.67 इंटू 10⁻11 होता है ये। यूनिट होती न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। देखिए यूनिट याद है, डायमेंशनल फॉर्मूला भूल भी गए तब भी चलेगा, है कि नहीं भाई? सही बोला कि नहीं? न्यूटन क्या है MLT-2। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैं तुम्हें दिए दे रहा हूं। न्यूटन होता है MLT-2, मीटर स्क्वायर यानी हो गया L2, केजी स्क्वायर यानी मास का स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो इट इज m-1 L और L2 L3T-2। ये है जी का डायमेंशनल फॉर्म, पहले तो इतना नोट कर लो। कितना लिख गया पहले बताओ सबका? कितना लिख गया भाई? बोलिए पीछे। अब सवाल लिखिए। कन्वर्ट जी इन सीजीएस, बस छोटा सा सवाल है। जी की वैल्यू को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, और साथ ही आपको कन्वर्जन फैक्टर भी अलग से बताना है। ऑल्सो फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, ऑल्सो फाइंड द conversion factor, also find the conversion factor।
10 की पावर 3, अभी आने दीजिए और देखते हैं। टेन की पावर 3, हो गया कितना? कन्वर्जन फैक्टर बताओ। 10 रेस्ट टू दी पावर 3 कन्वर्जन फैक्टर 10 की पावर 3 आ रहा है भाई? कितनों का आ गया इतनी देर में? बढ़िया, चलिए हम करते हैं। देखिए बात आ रही थी जी की ना, डायरेक्ट लिखता हूं 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अभी तुमको याद होगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा है, m-1 L3t-2, वही लिख रहा हूं, m-1 L3t-1 लगा दो। अब यहां पे तुम्हारा N2, ये देखो फिर से लगाओ m-1 L3t-2, इधर 2 लगा दो, N2 रोक लो। देखो सेम मेथड है, कुछ अलग नहीं है। तो इट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ध्यान से देखना, m1 बाय m2 की पावर -1, L1 बाय L2 की पावर 3, T1 बाय T2 की पावर -2। 6.67 10 की पावर -11, 1 किलो डिवाइड बाय 1 ग्राम की पावर -1, 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर की पावर 3, और 1 सेकेंड की पावर -2। फिर उठाओ इसको N2 को, 6.67 10 की पावर -11, 1 kg यानी 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, इसकी पावर 3, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, अरे यार यहां पावर -1 होगा तो पूरा ही गायब हो जाएगा यार। अब तो चलो कर ही देते हैं, हटाओ, अगर गड़बड़ हुआ है तो फिर हुआ है। ये इतना हुआ -1, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, और ये यार ध्यान दो तुम, 1 सेकेंड कट गया, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये आ गया N2। 6.67 10 की पावर, अभी क्या है 10 की पावर -3 और पावर -1, तो 10 की पावर -3, इधर पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 या 10 की पावर 5। देखिए जब पावर ओपन करते हो तो मल्टीप्लाई होगा, और जब दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो पावर
तब जुड़ता है, तो इट इज 10 की पावर 6। तो ये आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर। देखो जब पूछा था कन्वर्जन फैक्टर तो ये आया। मेरी बात आई समझ में? ये डिब्बे के अंदर क्या लिखा है? कन्वर्जन फैक्टर। अब जी की वैल्यू निकालनी है तुमको तो 10 की पावर 3 यहां भेज दो। ठीक, 6.67 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बताओ? -8। ये है। तो n की वैल्यू भी दे दी आपको n2 की, और कन्वर्जन फैक्टर भी दे दिया है। नोट कर लीजिए। कितनों ने सही निकाला था वैसे बाय द वे? इधर भी है कोई? हाँ है, ठीक, बढ़िया। देखिए ऑफिशियली डायमेंशंस की थ्योरी हम लोग खत्म कर चुके हैं, यानी पहला चैप्टर कंप्लीट है, लेकिन अभी मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सवाल अभी ढेर सारे करने हैं हम लोगों। ठीक, अगले टर्न पे जब आप आओगे, यानी कि कल, पॉजिटिवली आपको ये दोनों बुकलेट जो आज मिली हैं, डायमेंशन का पार्ट 2 इसमें लिखा नहीं है, पार्ट 2, और प्लस ये एनसीईआरटी वाली, तो पहले हम लोग पार्ट 2 लगाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी। लगभग मान के चलिए कि 2 टर्न पूरे पूरे हमें केवल सवाल लगाने। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि देखिए जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे आपके पकड़ में कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी कि सर क्लास में समझ में आता है, क्लास में न्यूमेरिकल भी हो जाते, लेकिन जब घर पे लगाते तो सवाल सॉल्व नहीं होते। होता है कि नहीं होता? ऐसा सही बताओ, समझ गए ना? तो ये समस्या से बाहर आना है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, राइट? तो आने वाले 2 टर्न ना ही आप एब्सेंट होंगे किसी भी रीजन से, थोड़े बहुत बीमार हो दवा खा के आओ। आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, मुझे बहुत भयंकर सर में दर्द है, सब सर बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, समझ गए ना? आप भी थोड़ा स्ट्रगल करना सीखो। थोड़े बहुत बीमार हो, आओ यार कोई दिक्कत नहीं, दवा खा जाओ, आ जाओ। क्योंकि पता है क्या होता है, आप हल्के फुल्के बीमार हो गए, मान लो छींके आ रही है आपको, जुकाम हो गया, तुम घर में रह के सारे काम करोगे, सांस भी लोगे तो लेना ही लेना है, सांस भी लोगे, खाना भी खाओगे, पानी भी पियोगे, घूमोगे टहलोगे भी अपने कमरे के अंदर, दूसरों से बातें भी करोगे, फोन भी चलाओगे, लेकिन कोचिंग नहीं आओगे। क्यों? अरे बीमार हैं, कैसे जाएं? समझ गए ना? ये नहीं करना है। थोड़े बहुत हो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो कल और परसों के टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया क्वेश्चन करने हैं। और लोग क्या कहते हैं, थ्योरी तो हो गई, क्वेश्चन करके क्या करेंगे? भाई एग्जाम में क्वेश्चन ही आना है, मैं इसीलिए बता रहा हूं सब बातें। एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आएगा, तो उसी पे कमांड करना है, राइट? चलिए मिलते हैं कल। ये बताइए आज जितना पढ़ा है एकदम समझ आ गया? ठीक।